हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज हम लेकर आए हैं 28 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आसियान के अपडेट के साथ। टाइमोर लेस्टे, जिसे ईस्ट टाइमोर भी कहा जाता है, अब ऑफिशियली आसियान का 11th मेंबर बन चुका है। यह अनाउंसमेंट हुआ 47th आसियान समिट के दौरान, जो 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में ऑर्गेनाइज की गई थी। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं एज फार एज आसियान इज कंसर्न। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज के बीच। इसे 1967 में बैंकॉक में एस्टैब्लिश किया गया था। आसियान के शुरुआती फाउंडर मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में आसियान में जुड़ने वाले कंट्रीज थे ब्रुनेई इन 1984, वियतनाम इन 1995, लाओस एंड म्यांमार इन 1997 और कैम्बोडिया इन 1999। और अब 2025 में टाइमोर लेस्टे ने फुल मेंबरशिप हासिल कर ली है और आसियान का हिस्सा बनकर एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो टाइमोर लेस्टे एक आइलैंड नेशन है जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पैसिफिक ओशन में स्थित है। ये इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आसियान के कॉन्टेक्स्ट में ही एक और मेजर अपडेट आई है। इंडिया और आसियान के बीच 2026 को ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित किया गया है। ये अनाउंसमेंट हुआ 22nd आसियान इंडिया समिट के दौरान, जो 47th आसियान समिट के साइडलाइंस पर कुआलालंपुर में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित किया। इस डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हो रही है तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 2014 में फॉर्मली अनाउंस किया गया था एज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द अर्लियर लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी 1991 में, जब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भारत को नए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की ज़रूरत महसूस हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ ट्रेड और कोऑपरेशन पर फोकस शुरू किया। लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू इंडिया की एंगेजमेंट आसियान के साथ काफ़ी बढ़ा, जिसका रिजल्ट हुआ कि भारत को ईस्ट एशियन समिट जैसे रीजनल फोरम्स में भी जगह मिली। ईस्ट एशियन समिट में आसियान के 11 कंट्रीज के अलावा 8 और मेजर प्लेयर्स होते हैं: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। सबसे पहला डिफरेंस है ज्योग्राफिकल फोकस का। लुक ईस्ट पॉलिसी मेजरली साउथ ईस्ट एशिया तक सीमित थी, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्कोप ईस्ट एशिया तक एक्सटेंड करता है, जिसमें जापान और साउथ कोरिया भी इंक्लूडेड है। दूसरा मेजर डिफरेंस है एम्फेसिस का। लुक ईस्ट पॉलिसी प्राइमरीली इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर सेंटर्ड थी, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इकोनॉमिक के साथ साथ कल्चरल और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस का भी बैलेंस्ड फोकस है। तीसरा एंगल है अप्रोच का। जहां लुक ईस्ट पॉलिसी थोड़ी कॉशियस थे, वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी काफ़ी प्रोएक्टिव और असर्टिव है, स्पेशली चाइना के साउथ चाइना सी में एग्रेसिव बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में। और फाइनली एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एंगेजमेंट का तरीका भी इवॉल्व हुआ है। पहले ज़्यादातर एंगेजमेंट्स बायलैटरल होते थे, जबकि अब इंडिया मल्टीलैटरल और रीजनल फोरम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ये सब डेवलपमेंट्स आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन को और मीनिंगफुल बना देता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में। चलिए अब साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां एआई और बायोलॉजी का एक कटिंग एज फ्यूजन देखने को मिला है C2S स्केल मॉडल के रूप में। गूगल डीप माइंड ने डेवलप किया है C2S स्केल, जिसका फुल फॉर्म है सेल टू सेंटेंस स्केल। इससे आप एक तरह से चैट जीपीटी फॉर बायोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल सेल्स के लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रेन किया गया है। ये एआई मॉडल ये एनालाइज करता है कि सेल्स कैसे बिहेव करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और ड्रग्स के रिस्पॉन्स में क्या चेंजेस दिखाते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि C2S स्केल मॉडल ने एक पुराने ड्रग सिलमिटासर्टिब CX4945 के नए पोटेंशियल यूज को आइडेंटिफाई किया है।
ये ड्रग पहले से कुछ कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन एआई मॉडल्स ने प्रेडिक्ट किया है कि ये ड्रग इम्यून सिस्टम के कैंसरस ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई और उन पे अटैक करने की कैपेसिटी को एनहांस कर सकता है। इस प्रेडिक्शन को लैबोरेटरी टेस्ट के थ्रू वैलिडेट भी किया गया, जिससे एआई का प्रेडिक्शन की साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी भी एस्टैब्लिश हो गई है। यूपीएससी मेंस के लिए ये एक एक्सीलेंट केस स्टडी हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में। अगला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो भारत के एक प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल साइंस अवार्ड है। इस अवार्ड को 2024 में लॉन्च किया गया था विद द एम टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। इस अवार्ड को पद्म स्टाइल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अवार्ड है विज्ञान रत्न, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। दूसरा है विज्ञान श्री, जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता है। तीसरा कैटेगरी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो 45 ईयर्स से कम उम्र के प्रॉमिसिंग यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है। और चौथा कैटेगरी है विज्ञान टीम अवार्ड, जो टीम बेस्ड साइंटिफिक कोलैबोरेशंस को ऑनर करता है। इस साल 2025 के विज्ञान रत्न पॉस्ट्यूमसली दिया गया है रिनाउंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत विष्णु नर्लिकर को, जो मई 2024 में गुजर गए थे। विज्ञान श्री अवार्ड 8 साइंटिस्ट को मिला, जबकि 14 यंग साइंटिस्ट को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से नवाजा गया। विज्ञान टीम अवार्ड मिला सीएसआईआर के एरोमा मिशन टीम को, जो एग्रीकल्चरल साइंस में काफ़ी काम कर रही है। एरोमा मिशन को देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव है एरोमेटिक क्रॉप्स जैसे लैवेंडर, लेमन ग्रास और मिंट के कल्टीवेशन को प्रमोट करना। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और भारत एसेंशियल ऑयल्स के इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट होगी। ये इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप और एग्री बिजनेस को भी बूस्ट करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में लैवेंडर कल्टीवेशन के प्रमोशन को ही पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। और आज का आखिरी टॉपिक है एक कल्चरल थ्रोबैक, जिसमें भारत की लिंग्विस्टिक हेरिटेज को सेलिब्रेट किया गया है। अगर आप सबको याद हो तो अक्टूबर 3, 2024 को यूनियन कैबिनेट ने 5 और भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था: मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। पीआईबी के इस आर्टिकल को थोड़ा देखते हैं। इस एडिशन के बाद भारत में टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। पहले से रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया। एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा तब मिलता है जब उसकी लिटरेरी हिस्ट्री कम से कम 1500 से 2000 ईयर्स पुरानी हो, उसमें एंशिएंट लिटरेचर हो जो केवल पोएट्री तक सीमित ना हो, और उसकी मॉडर्न फॉर्म से एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो। मराठी के रूट्स महाराष्ट्री प्राकृत में मिलती हैं, जिसका प्राचीन ग्रंथ कथा सप्तशती पहले सेंचुरी सीई में लिखी गई थी। वही पाली त्रिपिटका और बुद्ध के प्रीचिंग्स की लैंग्वेज थी, जो लेटर अक्रॉस बुद्धिस्ट एशिया स्प्रेड हुई। प्राकृत मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज थी, जिसे हिंदी, बंगाली और मराठी जैसे मॉडर्न लैंग्वेजेस इवॉल्व हुए। और असमीज का डेवलपमेंट हुआ मगधी अपभ्रंशा से, और इसकी अर्लीस्ट लिटरेरी एविडेंस चार्यपदा में मिलती है। वही बंगाली भी ईस्टर्न प्राकृत से इवॉल्व हुई, जहाँ चार्यपदा हिम्स अर्लीस्ट लिटरेचर माना जाता है। इस लैंग्वेज के मेजर लिटरेरी कंट्रीब्यूटर्स में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम का नाम शामिल है। इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के प्रमोशन और रिसर्च के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस या CIL मैसूर नोडल एजेंसी है। साथ ही हर मेजर क्लासिकल लैंग्वेज के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे एस्टैब्लिश किया गया है, जैसे तमिल के लिए चेन्नई, तेलुगु के लिए नेल्लोर, कन्नड़ा के लिए मैसूर, मलयालम के लिए तिरूर और उड़िया के लिए भुवनेश्वर में। संस्कृत के प्रमोशन के लिए भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी जैसे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का MCQ टेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।